हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट हमने सारी देख ली है। यूनिट फर्स्ट के अंदर डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश कैसे करना है, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और जनरल डिफरेंसेस तीनों देख लिए। आज हम देखेंगे यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। देखिए, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में भी है। ये दोनों ही रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस सेम है। तो अगर आपने मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास देखी है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन ही होगा। लेकिन अगर नहीं देखी तो अब अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के बारे में पूछ रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में भी सवाल आए हैं। तो यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। देखो, बेसिकली रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में क्या होता है ना, कि देखा जाता है कि जो भी डैमेजेस अकर हुए हैं किसी भी एक्ट से, कोई भी एक्ट से, किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से कोई भी जो डैमेजेस अकर हुए हैं, वो देखा जाता है कि क्या ये डैमेजेस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से हुए हैं या फिर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से। इंसान की इसमें सीधे से सीधी गलती है या फिर इंसान की गलती नहीं है, वो किसी और वजह से हुआ है, लेकिन वो स्टार्ट उसी की गलती से हो गया है। हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में क्या है कि in order to establish liability, the plaintiff has to prove that the injury caused to him is the direct consequences of defendant। देखो, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्या कौन होता है? जिसके साथ कोई रॉन्गफुल काम हुआ है। डिफेंडेंट कौन होता है? जो वो रॉन्गफुल काम करता है। मतलब मान लिया जाए अगर ये डिफेंडेंट ने अपनी बाइक से प्लेंटिफ को मार दी, तो प्लेंटिफ कोर्ट में जाके ये प्ली लगा सकता है, ये कह सकता है कि क्योंकि इनके रॉन्गफुल एक्ट से, इनके गलत ढंग से इन्होंने अपनी बाइक मेरे ऊपर मार दी, मुझे चोट लग गई। तो ये प्लेंटिफ को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या ये डायरेक्टली इनकी बाइक से लगा या किसी और चीज़ से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। द प्लेंटिफ कौन है? पीड़ित इंसान जो है। द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो इंजरी उसे हुई है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफेंडेंट के एक्ट से। ये जो यहाँ पे प्लेंटिफ है, जिसको ये डिफेंडेंट की बाइक से लगी है, तो इसको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। ये बाइक से लगी है इसको, तो इसे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली इसको इसकी बाइक से ही लगी है। ऐसा नहीं कि बाइक ने किसी और आदमी को मारा फिर उससे इसको लगी। तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यही कह रहा है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में। दूसरी चीज, द लॉ, इन लॉ में क्या होता है ना कि रेमेडी तो मिलेगी। अगर आपके साथ कुछ डैमेज हुआ है तो आपको उसके लिए रेमेडी मिलेगी। रेमेडी इज गिवन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट एंड नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज विच आर टू रिमोट। देखो, लॉ में रेमेडी जरूर मिलती है, लेकिन वो रेमेडी किसके लिए मिलती है? जो भी इंजरी आपको हुई है वो रॉन्गफुल एक्ट से जो भी इंजरी होगी उसके लिए आपको रेमेडी मिलेगी। पर ऐसा नहीं होगा कि जो वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे रिमोटनेस चेक की जाती है। रिमोटनेस का मतलब कितना पास और कितना दूर इंसान है उस डैमेज से। अभी मैं आपको एग्जांपल अच्छे से बताती हूँ। देखो, एक एग्जांपल और देखो। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखना, ठीक है। देखो, ए एक आदमी है और बी एक और आदमी है। ए की बाइक से बी को चोट लग गई है, तो यहाँ पे ए जो है वो लाइबल होगा फॉर डैमेजेस। ये तो डायरेक्ट है, ए की बाइक से बी को चोट लग गई, बी को इंजरी आई होगी, तो बी वहाँ पे इजीली प्रूव कर देगा कि इसी आदमी की बाइक से मेरे को चोट लगी। तो ये क्या है? ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में क्या है? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज दिखा रहा है कि ए की डायरेक्ट गलती से बी को चोट लग गई, तो यहाँ पे जो ए है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा केस देखो, तो फर्स्ट केस में क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट है। सेकेंड केस देखिए आप। सेकेंड केस में क्या है कि ए एक आदमी है, बी एक और आदमी है। ठीक है, तो ए की बाइक से बी को चोट तो लग गई है। अब बी के हाथ में एक बॉम्ब था। अब जैसे ही वो बॉम्ब गिरा, जैसे ही वो आदमी गिरा, उसी आदमी के साथ वो बॉम्ब भी एक्सप्लोड हो गया, वो बॉम्ब फट गया। तो उस बॉम्ब के फटने से आसपास की सारी बिल्डिंग्स गिर गई, आसपास के जितने भी लोग थे उन सब की डेथ हो गई। अब जो कंपनी है, जो लोग उनकी फैमिली मेंबर्स है, वो कंपनसेशन मांग रहे ए से। वो कह रहे हैं सारी गलती ए की है। तो आप खुद ही सोचो, ए क्या कभी ऐसा सोच सकता है कि उसकी बाइक से किसी इंसान को चोट लगेगी और उसके हाथ में बॉम्ब होगा या वो आदमी आतंकवादी होगा? ऐसा तो ए कभी सोच ही नहीं सकता है। तो कोर्ट यहाँ पे बोलेगी कि यहाँ पे ए जो है उससे जो भी गलत काम हुआ उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिमोट है। जो भी गलत काम यहाँ, जो ये बिल्डिंग्स गिर गई हैं, जो ये लोगों की डेथ हुई है, वो ए के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज से नहीं हुआ है। वो सिर्फ ए की बाइक हिट करने से नहीं हुआ है। पहले केस में ए की बाइक हिट करने से बी को डायरेक्टली चोट लग रही थी, तो ये क्या था? ये डायरेक्ट रिजल्ट था। सेकंड केस में ए की बाइक से हिट तो बी हुआ है, लेकिन वो बी की गलती है, वो बी के हाथ में वो बॉम्ब था, तो आप ए को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस एक टाइप का मेजरमेंट करता है। वो देखता है कि कितना
रॉन्गफुल एक्ट और डैमेजेस में लिंक है। यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, बाइक से इस बी को चोट लगी और डैमेजेस सीधे हो गए, तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है। यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में जो डैमेजेस हैं और जो रॉन्गफुल एक्ट है वो काफ़ी पास है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है। लेकिन आप सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल में कहाँ वो आदमी अपनी बाइक लेके आ रहा था और कहाँ उसे पता कि इसके हाथ में बॉम्ब है। तो ये जो ये रॉन्गफुल एक्ट हुआ है ना बाइक हिट का, ये बॉम्ब और जो ये बिल्डिंग्स गिर गई हैं इनसे बहुत दूर है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या है, एक टाइप का मेजरमेंट है जो मेजर करता है, जो कोर्ट को हेल्प करता है। ये वो कोर्ट को क्या हेल्प करता है कि रेमेडी मिले इंजर्ड इंसान को, लेकिन इस चीज़ के लिए, रॉन्गफुल एक्ट के लिए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा टू रिमोट नहीं होना चाहिए। इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत रिमोट है, बहुत दूर है, तो इस वजह से यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। तो ये है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। देखो यहाँ पे क्या है, विल द बिल्डिंग ओनर बी एबल टू प्रूव दैट, यहाँ पे क्या वो बिल्डिंग ओनर जो यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स थी जो बॉम्ब की वजह से गिर गई, क्या यहाँ पे ये बिल्डिंग ओनर प्रूफ कर पाएगा कि ये सारा का सारा एक ही वजह से हुआ है? नहीं कर पाएगा प्रूफ। तो यही है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। देखो इसके लिए दो टेस्ट है, कैसे आप चेक कर सकते हो। टेस्ट फॉर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस दो टाइप के टेस्ट हैं, एक तो है टेस्ट फॉर डायरेक्टनेस और एक है टेस्ट फॉर रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या कहता है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में ये कहा गया है ये एक टाइप का निगेटिव टेस्ट है। क्या है ये? एक टाइप का निगेटिव टेस्ट भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये एक तो ये बहुत ही ओल्ड भी टेस्ट है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो डिफेंडेंट है वो हर चीज़ के लिए लाइबल है, डिफेंडेंट्स विल बी लाइबल फॉर ऑल द डायरेक्ट एक्शन। इसमें जो ये पहला वाला केस था ना, ये जो हमने देखा था ये बाइक वाला, अगर हम टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस इसमें लगाएं तो ये ए और जो बी है, तो इस केस में ये ए को लाइबल मान लेगा। तो ये ओल्ड टेस्ट है, पहले ऐसे ही होता था। पहले क्या होता था कि डिफेंडेंट जो था ना वो हर चीज़ के लिए लाइबल होता था, चाहे जो उसने काम किया है वो उसके डायरेक्ट एक्शन से हुआ है चाहे नहीं हुआ है। ठीक है, वेदर ही कुड फोर्सी, कि क्या वो उसको फोर्सी कर पा रहा था कि उसकी एक बाइक हिट होने से पूरी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। तो जो ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है ये कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, आपकी बाइक की वजह से सब हुआ तो आप ही लाइबल हो गए। तो इसलिए ये एक नेगेटिव और एक ओल्ड कंसेप्ट है। अब इसको हटा के एक नया कंसेप्ट आया जो कि है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। इसमें ये देखा जाता है क्या आदमी ये सोच सकता था कि उसके गलत काम से ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसमें उस आदमी का मेंटल स्टेटस देखा जाता है कि अगर वो एक सही आदमी होता, मान लिया जाता है कि ये एक सही आदमी है, क्या ये आदमी ये सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। तो उससे फिर मेजर किया जाता है कि क्या इसकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी। देखो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है इफ द मैन कैन फोर्सी, अगर वो आदमी फोर्सी कर लेगा रॉन्गफुल एक्ट को तो ही वो लाइबल होगा। इसमें ये देखा जाता है कि क्या उस आदमी की मेंटल कैपेबिलिटी, क्या उस आदमी की मेंटल कैपेबिलिटी मतलब फोर्सी करना, सोच सकना, अगर वो सोच सकता है कि उसके इस गलत काम करने से उसकी लाइबिलिटी होती है, वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इसलिए उसको टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी में ठहराया जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी और वो लाइबल होगा। तो यही है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, शॉर्ट आंसर में ही आएगा। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को पहले आप एक्सप्लेन करोगे क्या होता है, उसके बाद आप यहाँ पे ये टेस्ट ऑफ रिमोटनेस लिखोगे। दो टाइप के टेस्ट हैं, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, दूसरा टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। उसके बाद आप इन दोनों को एक्सप्लेन करके लिखोगे कि इसके अंदर क्या होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि है वेगन माउंट केस। वेगन माउंट केस आपको लिखना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का केस है। इस केस में क्या होता है ना, देखो इस केस में क्या होता है कि एक शिप होती है वेगन माउंट की। इसमें क्या होता है, वो गलती से ऑयल, देखो वेगन माउंट की शिप होती है, वो गलती से जो ऑयल होती है ना वो वाटर में गिरा देती है। जो ये ऑयल होता है ये जल्दी से पानी में जाके मिक्स होता है, लेकिन क्या होता है बगल में जो प्लेंटिफ होता है, क्लेमेंट और प्लेंटिफ सेम ही हुए, जो प्लेंटिफ होता है उसका एक इस टाइप का ना वुड का कुछ एक रास्ता टाइप का बना होता है सी के ऊपर। अब देखो जो ये सी होती है ना, सी और लैंड, मान लीजिए ये सी है, सी और जो ये बीच है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे एक ये इतना सा पतला सा एक रास्ता टाइप का होता है और इसके बाद इसका यहाँ पे वुड का कुछ काम भी होता है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑयल हर जगह पे गिरता है, इसके ये इसी प्लेटफॉर्म पे एक आग का कुछ काम हो रहा होता है। तो एक चिंगारी आती है और वो सीधे पानी में जो ऑयल होता है ना इसमें ये आग लगा देती है। तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म जो कि ये वुड का बना होता है, वेल्डिंग का काम हो रहा होता है, इस वजह से जो ये प्लेटफॉर्म है इससे स्पार्क सीधे जाता है और ये प्लेटफॉर्म को
इग्नाइट कर देता है, इस पूरे प्लेटफॉर्म में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो स्पार्क आता है, दूसरा ऑयल होता है, जो ये दोनों चीज़ें साथ में मिक्स होती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। किसको? जो प्लेंटिफ है उसे। किस वजह से? जो ये वेगन माउंट की शिप होती है, इसका ऑयल गिरता है नीचे, प्लेंटिफ का जो ये प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा होता है, इस वजह से स्पार्क आता है और फिर उसका प्लेटफॉर्म भी पूरा का पूरा जल जाता है। तो इसमें कोर्ट सीधे ये कहती है, कोर्ट कहती है कि जो वेगन माउंट की शिप है वो लायबल नहीं है। इसलिए लायबल नहीं है क्योंकि ये तो कभी मिलियन इन वन टाइम होगा कि ऑयल गिरा शिप से और वहां पे आग का काम हो रहा था या फिर वेल्डिंग का काम हो रहा था, इस वजह से वहां पे आग लग गई। क्या वेगन माउंट जो शिप थी, जब वो ऑयल गलती से गिरा, क्या वो फोर्सी कर सकती थी कि किसी की हमारे यहाँ ऑयल गिराने की वजह से किसी की वहां आग लग सकती है? नहीं कर सकती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फोर्स ही कर सकती है कि अगर पानी में ऑयल गिरा है तो पानी में जितने भी जानवर रह रहे हैं उनको कुछ हार्मफुल हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक शिप हो रही है और वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा होगा, ये तो वो फोर्स ही कर ही नहीं सकती। तो कोर्ट यहाँ पे कहती है डैमेजेस तो तभी मिलेंगे, डैमेजेस विल ओनली बी कंपनसेबल वेयर द डैमेज कुड हैव बीन फोर्सिएबल, जब आप वहाँ पे रीजनेबली फोर्स ही कर सकते हो, जो कि बाय अ रीजनेबल मैन। तो ये कह रहा है डैमेज तभी मिलेंगे जब आप उस डैमेज के बारे में पहले से फोर्स ही कर सकते हो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और इस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, जो कि एक रीजनेबल मैन से जो एक रीजनेबल मैन फोर्स ही कर सकता है। तो ये जो वेगन माउंट केस है ये लैंडमार्क केस क्यों है? क्योंकि ये रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी के ऊपर लाइट डालता है। तो ये आपको लिखना है इन द रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। थैंक यू सो मच।